आज़ादी आज़ादी हमारे लिए खुशियां और दुख दोनों लेकर के आई थी। खुशी इस बात की थी कि 200 साल से जो गुलामी हम लोग झेल रहे थे, हमारे पर जो शोषण, हमारे पर जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म से, उस शोषण से हमें आज़ादी मिल चुकी थी। और दुख इस बात का था कि हमारे देश का विभाजन हो चुका था। जो दो समुदायों के लोग आज तक भाई भाई बनकर के रहते थे, वो एक दूसरे पर तलवार चला रहे थे, वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। इस बात का दुख था। जी, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी के उन शब्दों की, जब वो इन बातों की चर्चा करते हैं कि आज़ादी हमारे लिए सुख और दुख लेकर के आई है, और वो सुख और दुख का भी वर्णन करते हैं। और इसी वर्णन के साथ मैं मनीष कुमार आप सभी का आज के इस लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का लेक्चर नंबर 2। ये हमारी कक्षा 12 की किताब 2 है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और आज उसके चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है तो जानेंगे। जैसे कि मैंने चर्चा करी विभाजन की, तो हमें विभाजन के बारे में ही पढ़ना है। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, तीन क्या है इनको समझेंगे। और विभाजन की जो प्रक्रिया रही वो क्या रही। जितना आसान हमें लगता है कि विभाजन हो गया होगा, उतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा, बहुत समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। तो वो समस्याएं क्या थी, वो मुश्किलें क्या थी, उन सबको हम आज के लेक्चर में एक एक कर करके जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की मेरे साथ। देखिए, यहाँ पे 3 शब्दों की बात करी गई। पहला है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तीनों का मतलब क्या है। विभाजन का मतलब सीधा सा आप सबको पता है कि बंटवारा हो जाना। जैसे कि हमारे भारत का बंटवारा हो चुका था, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन चुके थे। विस्थापन जो बात है वो है लोगों के संदर्भ में। विस्थापन का मतलब है एक स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना। तो जो लोग इतने समय तक सब एक साथ रह रहे थे, अब जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा रहे थे, जिनको भारत आना था वो भारत आ रहे थे। तो विस्थापन हो रहा था। अब जो हमारे देश में आ रहे थे उनको फिर से पूर्ण आवास, मतलब उनको फिर से आवासों में, उनको घरों में रखना जरूरी था। तो जो बंटवारा हुआ उससे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, और जो हमारे राष्ट्र में आए उनको फिर से सेटल करना ही क्या था, पूर्णवास था। तो इसी विभाजन, विस्थापन और पूर्णवास के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विभाजन किस प्रकार से, क्या प्रक्रिया होती है। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हो जाता है। ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर तक जानते हैं। इस आजादी से पहले भारत किस प्रकार से था वो देखते हैं। भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, एक था ब्रिटिश भारत, और दूसरा था रजवाड़े। इन दोनों में अंतर क्या है पहले तो वो जानिए। ब्रिटिश भारत का मतलब था ये वो प्रांत या वो राज्य या वो इलाके थे जहां पे संपूर्ण रूप से, पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार था। जहां पे अगर कोई कानून, कायदा, कोई नियम कुछ भी बनाएंगे वो अंग्रेज बनाएंगे। कर की वसूली, टैक्स की वसूली करेंगे अंग्रेज करेंगे। मतलब पूर्ण रूप से राजनीतिक जो अधिकार हो चुका था वो किसका था, ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेजों का था। तो उन एरियाओं को, उन प्रांतों को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांत कहते हैं। रजवाड़े, रजवाड़ों में जैसे शब्द आ रहा है रज, रजवाड़े, राजा की बात आ रही है। तो ऐसे स्थान या ऐसी जगह या ऐसे राज्य जहां पे राजा या रानी राज कर रहे थे, जहां पे राजा या रानी राज कर रहे थे। फिर सवाल यह आता है कि यहां पर अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अंग्रेजों का हस्तक्षेप था बिल्कुल था। वो यहां से कर भी लेते थे, टैक्स भी लेते थे। कुछ ऐसी बातें होती थी जो राजा रानी को अंग्रेजों की माननी पड़ती थी, बाकी राजा रानी अपना राज चला सकते थे। तो ये जो रजवाड़े थे, यहाँ पे राजा रानी का राज चल रहा था, और यहाँ पे संपूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का राज चल रहा था। ये रजवाड़े कितने थे सर, ये थे 565 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे। अब बात आई आजादी की, कि देश मांगे आजादी, आजादी, आजादी। तो जब आजादी की बात आई, और ये बात आई कि हम 2 मुल्कों की मांग हो रही है, एक तो भारत ही रहेगा और दूसरे जो मुल्क की मांग हुई है वो पाकिस्तान की हुई है, तो ये कहां से और कैसे दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने इतना सच में एक दर्द भरा जख्म दिया कि भारत के टुकड़े करे, भारत मां को बांट दिया उन्होंने। और किस प्रकार से बांटा, ये जो ब्रिटिश भारत वाला हिस्सा है, इस ब्रिटिश वाले भारत में से 2 हिस्से कर दिए, एक भारत का और दूसरा पाकिस्तान। एक भारत का और दूसरा किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान को उस समय 2 सीमा क्षेत्र दिए गए, जिसे क्या कहा जाता है, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है और एक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 2 क्या करें, इस ब्रिटिश भारत में से 2 विभाजन कर दिए गए। फिर सवाल आया कि रजवाड़ों का क्या होगा। तो इन रजवाड़ों को 3 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, हमें एमसीक्यूज आते हैं जब 4 मिलते हैं, इनको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया कि आप भारत में मिल जाइए,
अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप भारत की नीतियों से, भारत के नेताओं से संतुष्ट है, तो आप भारत में मिल जाइए। दूसरा, जो अभी नया राष्ट्र बना है पाकिस्तान, आप उसमें मिल जाइए। आप भारत में नहीं मिलना चाहते तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए। और अगर आप दोनों में ही नहीं मिलना चाहते तो आप स्वतंत्र राष्ट्र भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र राष्ट्र भी बना सकते हैं, एक अलग से अपना देश भी बना सकते हैं। ये रजवाड़ों को बोला गया। अब ये 565 रजवाड़े एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल भारत का घेर रहे थे। काफी जगह इन रजवाड़ों के पास थी। जैसे मैं बात करूं, एक रजवाड़े की बात करता हूं, हैदराबाद रजवाड़ा था। वो रजवाड़ा आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आसपास का कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक रजवाड़ा था। वो उसने बोल दिया कि मैं तो अलग रहूंगा, तो भारत की क्या सीमा क्षेत्र बचता? छोटा सा हो जाता भारत। और भी बाकी रजवाड़े बोल देते नहीं हम अलग रहेंगे, हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो क्या होता? पर यहां पर हम जो कूटनीति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिमाग है, उसकी चर्चा करें। गजब का दिमाग है। बिल्कुल प्रेम से उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। उनका जो अहंकार रूपी सांप था, तो सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं तोड़ी। तो बिल्कुल उन लोगों को मिला लिया, चाहे सीधी उंगली से मिलाया, चाहे टेढ़ी उंगली करके घी निकाला, उन्होंने पर मिला लिया देश में। तो काफियों को भारत में उनका विलय कर लिया। पर अंग्रेजों की आप नीति देखिएगा। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो ये जो वाला भाग था, इसमें से दो भाग बांट दिए, भारत और पाकिस्तान कर दिया। और इनको तो कम से कम ये कह करके जाते हैं कि भाई आप भारत का ही हिस्सा थे और भारत में ही रहिए। आप क्यों जाएंगे पाकिस्तान में? आप क्यों जाएंगे स्वतंत्र राष्ट्र में? आप इतने समय से भारत में थे, आप भारत का हिस्सा हैं और भारत का ही हिस्सा आप रहेंगे। तो पाकिस्तान तो अब भी बना, और जो पाकिस्तान की मांग थी एक अलग राष्ट्र बनाने की, वो हमने दे दी, बस बात खत्म करो। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से जुल्म किया। जाते जाते भी वो देश को बांट करके गए। और जब हम अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में जब हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो विभाजन के आप परिणाम हुए, किस प्रकार से लोगों को समस्या देखनी हुई, तो सच में एक आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे। कितना दर्द भरा और दुख भरा आप विभाजन भारत का हुआ है। तो अब एक बार मैं आपको मानचित्र और दिखा देता हूं, क्या स्थितियां रही। ये मानचित्र है। ये मानचित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही लिया गया है। हिंदी की किताब में भी है, ये इंग्लिश की किताब से लिया गया है। आप बिल्कुल उसको देखिएगा। देखिए ये पूरा भारत का मानचित्र है। अब ये इधर यहां पर बात करी गई है, ये जो आपको येलो येलो में दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, ये क्या है? ये ब्रिटिश इंडिया है। ये किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश इंडिया की है। जैसे मैंने बोला ब्रिटिश भारत था, जिसको दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश भारत वो इलाका है जहां पर संपूर्ण रूप से किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का अधिकार था। फिर ये जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है, आसमानी रंग का दिख रहा है, ये क्या है? प्रिंसली स्टेट्स है, या हिंदी में मैंने कहते हैं रजवाड़े। ये रजवाड़े थे। अब आप देखिए, एक तो ये देखिए कितना लार्ज एरिया आपको क्या है? प्रिंसली स्टेट्स का रजवाड़ों को देखने को मिल रहा है। इधर तो चलिए पाकिस्तान का आ गया। इधर देखिए यहां पर ये पूरे रजवाड़े आ रहे हैं। ये हैदराबाद रजवाड़ा आ गया, यहां पे जम्मू कश्मीर का रजवाड़े। तो काफी क्षेत्र में रजवाड़े थे। और अब ये जो येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या था? ये ब्रिटिश भारत था। अब इसमें से इन्होंने क्या करा? दो भाग कर दिए। एक तो पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान, ये इधर वाला पाकिस्तान आ गया। और इधर से भी जो आज आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है, ये भी क्या था? उस समय किसको दिया गया था? पाकिस्तान को ही दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र दिए गए। पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। बीच का जो सीमा क्षेत्र रह गया वो किसका था? भारत का था। पर इसमें काफी ज्यादा रजवाड़े थे। अब उन रजवाड़ों को मिलाना एक सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए थी। तो जैसे हमने पढ़ा था कि तीन चुनौतियां, तो सबसे पहली चुनौती कौन सी थी? एकता की। तो एकता की चुनौती में पहली चुनौती यह है कि इन रजवाड़ों को भारत में मिलाया जाए, इनका विलय किया जाए। अगर ये नहीं मिलेंगे तो भारत छोटा सा रह जाएगा। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि अगर सरदार पटेल ना होते तो हमें हैदराबाद जाने के लिए भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि ये भी एक अलग राष्ट्र होता और दूसरे देशों में जाने के लिए हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती। आप कभी थोड़े से आपके पास संसाधन नहीं होते हैं, आप जिंदगी से निराश हो जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी तो ऐसी है, थोड़ा सा निराश होते ही मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगी, आज मेरे पास उसका मैसेज नहीं आया, मेरे पास उसका मैसेज नहीं आया। अरे तुमने जीवन में समस्याएं देखी ही कहां है? उन महापुरुषों के बारे में पढ़ो, उनका वर्णन आप सुनो जीवन में। उन्होंने हर समस्या का डट करके सामना कराया है और समाधान निकाल करके राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस कराया है। एक ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के आप जिए ना कि नहीं, मुझे भी मेरे राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस कराना है।
कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान है। जैसे कि पटेल जी ने ये जितनी भी था कि भाई सब भारत का ही है, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, अपना ही है, और उसको अपना ही बना करके रखा। तो इस प्रकार से विभाजन करा गया, दो भाग दिए गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को। और 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और उसके बाद ये एक अलग राष्ट्र बन जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल यहां से और निकलता है अपने पास। सवाल क्या है वो देखो। आप लोग ये जानते हैं कि इधर हमारा क्या है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। अब मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती, ये वाली जो दिशा है ये है वेस्ट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं पश्चिम, क्या कहते हैं, पश्चिम, और ये वाली दिशा है पूर्व, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट। वो वेस्ट, ये ईस्ट, ये पश्चिम, वो पूर्व। तो उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा गया? उसे पूर्व बंगाल क्यों नहीं कहा जाता? पश्चिम बंगाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दिशा ही गलत है उसकी। तो पश्चिम में थोड़ी है वो, तो सर ईस्ट में, तो ईस्ट बंगाल कही है, गलत है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, जब विभाजन हो रहा था, ये पूरा बंगाल है, मानिएगा ये पूरा बंगाल है, तो अब इस बंगाल की भी क्या अपनी दिशा है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये भैया वेस्ट हो गया। तो क्या करा गया, उधर वाला जो इलाका है इसको जब बांट दिया गया, तो इधर वाला इलाका किसके पास चला गया, बंगाल का ईस्ट किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे बाद में क्या बोला गया, बांग्लादेश बोला गया। और इस बंगाल का वेस्ट किसके पास रह गया, हमारे पास, भारत के पास। तो इसको क्या बोला गया, वेस्ट बंगाल बोला गया, बंगाल का वेस्ट। ये बात आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर है, क्योंकि हमारी तैयारी कलेक्टर बनने की है। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इधर वेस्ट में होने के, ईस्ट में होने के बावजूद भी हम बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। 14-15 अगस्त 1947 एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। जब अंग्रेज भारत पर राज करने आए थे तो एक राष्ट्र के रूप में आए थे, परंतु जब वो गए तो इस भारत माता के, इस भारत की पवित्र भूमि के दो टुकड़े वो कर करके चले जाते हैं। मतलब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि दो राष्ट्र आजाद हुए थे, दो राष्ट्रों को आजादी मिली थी। कौन कौन से थे, एक था मेरा प्यारा भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो एक हमारा भारत था और दूसरा पाकिस्तान था, और इस पाकिस्तान के भी दो भाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्व पाकिस्तान। ये वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बाद में हम क्या कहेंगे, बांग्लादेश कहेंगे। यह भी हम इस किताब में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश को आजादी मिलती है इस पश्चिमी पाकिस्तान से, और भारत सरकार का क्या योगदान इसमें होता है। अब देखिए कि विभाजन होता है किस प्रकार से। एक संगठन होता है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ वो 1906 में हुआ था, और इस मुस्लिम लीग को बनाया किस लिए गया था कि जो ब्रिटिश भारत है, मतलब जो भारत ब्रिटिशर्स के अधीन है, जो पूरा भारत है, उसके अंदर मुस्लिमों के जो अधिकार है उनकी रक्षा कर सके, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है उसके मुद्दे उठा सके, उसकी आवाज उठा सके। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। शुरुआती दौर में ये मुस्लिम लीग थोड़ा सा भारत के लिए सपोर्टिव नेचर रहती है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये मुस्लिम लीग क्या है, पाकिस्तान की मांग की शुरुआत कर देती है कि जो भारत है वो दो समुदायों का देश है, एक है हिंदू और दूसरा है मुसलमान। इसलिए मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, दूसरा राष्ट्र होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया। द्विराष्ट्र का मतलब है टू नेशन, एक देश नहीं होगा, दो देश होंगे। एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत ब्रिटिशर्स के सामने पेश कर दिया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें हमें क्या है, मुसलमानों को अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। तो मुस्लिम लीग का यह कहना था कि ये जो भारत है ये एक कौम का, मतलब एक समुदाय का देश नहीं है, ये दो समुदायों का है, हिंदू और मुसलमान। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की, और जो मुस्लिम लीग है उसने मुसलमानों के लिए क्या कर दी, एक अलग देश की मांग कर दी। वो ऐसा कहते हैं कि जो भारत है ना, ये भारत दो समुदायों का है, मुसलमान और हिंदू। तो हिंदू तो यहाँ के भारत के ही, तो मुसलमानों को क्या करा जाए, अलग राष्ट्र दिया जाए। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करती है। और जो पाकिस्तान का जो नाम है वो रहमत अली के द्वारा दिया जाता है, पाकिस्तान का नाम, कि भाई जो नया राष्ट्र हो उसका क्या नाम हो, पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का मतलब, पाक का मतलब प्योर कहा जाता है, और स्थान मतलब वो जगह जो प्योरिटी लैंड है। ठीक है भाई, प्योर लैंड जो हो उसके हिसाब से पाकिस्तान नाम दिया जाता है।
कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। कांग्रेस राष्ट्र के एक करने में खड़ी हुई थी, राष्ट्र को बिल्कुल आजाद कराने के लिए और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के हाथों में थी। तो कांग्रेस के सामने जैसे ही ये विचार आया कि नहीं, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर रही है मुस्लिम लीग, तो उन्होंने क्या करा, इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का और पाकिस्तान की मांग का विरोध कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो कौमें हैं, ये दो समुदाय हो सकते हैं पर दिल एक है, हम लोग एक है, हम भाइयों को बांटने की कोशिश मत करो, हम अलग नहीं हो सकते, हम सब क्या है, एक है। परंतु मुस्लिम लीग नहीं मानेंगी, ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ये थे कि इनको हम बांट करके चले जाएं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने लोग लेकर के आए, धर्म के नाम पर के हिंदू मुसलमान को बांट बांट करके उन्होंने देश के बंटवारे तक ही लेकर के वो लोग जाते हैं। 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। देखिए, अब 1940 के दशक के बाद काफी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उनके बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन होने लग जाता है कि नहीं भाई, हमारी बात ज्यादा मानी जाए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात ज्यादा मानी जाए, मुस्लिम लीग कांग्रेस बोले नहीं नहीं हमारी बात ज्यादा। तो पॉलिटिकल कंपटीशन उन लोगों के बीच में होने लगा। राज्य स्तर जो प्रांत थे वहां के जो विधानसभाएं हुआ करती थी उस समय, उनके लिए चुनाव में इनका दबदबा बनाने की कोशिश करी। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण और ब्रिटिश शासन की भूमिका इसमें रही, जिसके कारण क्या हुआ, देश का बंटवारा ही हो गया। तो एक तो इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही और ब्रिटिश शासन ने उसमें पूरा मतलब जलती हुई आग में घी डालने का काम ब्रिटिश शासन ने करा। बोले हाँ हाँ सही है, दे दो, अलग देश दे दो, हाँ 2-3 ब्रिटेन में से बांट दो ना, यूनाइटेड किंगडम में से बांट दो, 3-4 देश कर दो, टुकड़े कर दो। वहां तो खुद तो जबरदस्ती जा करके स्कॉटलैंड को भी मिलाएंगे, उसको नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को भी मिलाएंगे और दूसरे देशों में जाकर के बंटवारे कर करके आते हैं। मतलब सच में ऐसा मौका मिले ब्रिटिशर्स को पकड़ के डिशुम 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 कर देना चाहिए। पाकिस्तान की मांग मान ली गई, तो जो मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी पाकिस्तान के लिए, वो मांग मान ली गई और उस दिन से 2 राष्ट्र बन जाते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। विभाजन की प्रक्रिया, अब ये पूरा जो प्रोसेस है विभाजन का, वो किस प्रकार से होता है, हमें एक मतलब बहुत आसान सी प्रोसेस लगता है। क्या हुआ होगा, डिमांड हुआ होगा, ठीक है भाई, आज से यहाँ से लाइन खींच दी, आज से ये तेरा वो तेरा और ये बीच में नींद का गया और रजवाड़ो तुम देख लो तुम्हारा, तुम किधर जाना चाहते हो। ऐसा नहीं था, बहुत एक काफी बड़ा प्रोसेस ये रहा और दुख भरा तो था ही, काफी दुख इसने दिया है। जब आप, ये तो देश का बंटवारा है, जब आप लोगों में, आजकल तो घरों में भी बंटवारे हो जाते हैं, बीच में दीवार खींच ली जाती है, ठीक है, तो उसका भी कितना प्रभाव हम लोगों पे होता है कि नहीं यार देखो मेरा वो उधर चला गया, ये मेरा इंसान इधर था, सब मिलजुल करके रहते थे। पर ये तो पूरा देश का एक बंटवारा था, जो उसकी प्रक्रिया तो एक बहुत कठिन थी और सबसे ज़्यादा दुखदायी मतलब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए होता है। वो उनके साथ रेप होता है, उनको किडनैप किया जाता है, घर वाले उनको मार देते हैं, ठीक है, अपनी इमेज बचाए रखने के लिए। काफ़ी कुछ है, देखते हैं आइए। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। जो मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आजादी हमारे लिए खुशियां भी लेकर के आई थी और दुख भी। और दुख किस बात का था, विभाजन का था। यह विभाजन दर्दनाक था। दर्दनाक क्यों? क्योंकि हम जो आज तक सब एक थे, हम भाई भाई थे, वो भाई भाइयों को इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बांट दिया। जो पूरा जमीन, पूरे क्षेत्रफल जो हमारा था, उसको क्या है 2-3 टुकड़ों में बांट दिया, पश्चिम पाकिस्तान, भारत और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये दर्दनाक था, बहुत दुख देने वाली बात थी। परंतु इससे ज्यादा जो परेशानीदायक था, इस पर फैसला करना और अमल करना कि भाई किस प्रकार से देश को जो है उनको बांटा जाए और किस प्रकार से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। आप मेरे चित्रों में बचाइएगा, ठीक है। तो किस जगह, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जाए, उसे अमल करना, ये थोड़ा सा और भी कठिन था। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या, तो धर्म के आधार पर बांट करके अंग्रेज चले गए। विभाजन का आधार यह रखा गया कि धार्मिक बहुसंख्या होगी। बहुसंख्या का मतलब समझते हैं। देखिए, 2 प्रकार के समुदाय होते हैं, एक होते हैं बहुसंख्यक और एक होते हैं अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इसको बहुत आसान ट्रिक से अपन लोग समझते हैं। आप लोग छोटी क्लासेस में हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ करके आए। एक वचन में 1 होता है, द्विवचन में 2 होते हैं, बहुवचन में बहुत सारे। तो ये बहु वही है, बहुत सारे। संख्या का मतलब संख्या, तो जिनकी संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो, वो बहुसंख्या कहलाएंगे।
और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। तो जैसे हम कहते हैं उसकी तो यार अल्प आयु है, उसकी जो आयु है, उसकी उम्र है वो कम है। तो जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ये। पर इसमें भी ये बात ध्यान रखिएगा, तुलना होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आज ये बोलूं कि भाई भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे धर्म के लोग रहते हैं। अब ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? अगर आप सबसे तुलना करोगे तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू कम्युनिटी के लोग। पर अगर ये बोले कि एक बार हिंदुओं को हटा दो और इन सब में से बताओ कि कौन बहुसंख्यक है, तो आप कहोगे भाई मुसलमान बहुसंख्यक। जब ये बोला जाए कि नहीं भाई जैन और बुद्धिस्ट में से बताओ कौन बहुसंख्यक है, तो फिर क्या कहा जाएगा कि भाई बुद्धिस्ट बहुसंख्यक है। जब ये कहा जाए भाई जैन और पारसी जो हैं उनमें से बताओ कौन बहुसंख्यक है, तो आप कहोगे भाई जैन बहुसंख्यक है। तो तुलना करना बहुत जरूरी है कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, जो तुलना है वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हो रही है कि कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक है। तो यहां पर धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाया गया कि भाई जिन क्षेत्रों में, जैसे ये इंडिया है, जिन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है, बहुसंख्यक मुसलमान है, इस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक है, तो उन क्षेत्रों को क्या कर दिया जाए, पाकिस्तान को दे दिया जाए। उन क्षेत्रों को क्या कर दिया जाए, पाकिस्तान को दे दिया जाए। धर्म के आधार पर जहां बहुसंख्या होगी वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। ये बीच में भारत में हिंदू और सिख है तो ये क्षेत्र भारत वालों का हो जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ओके, तो जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक होगा, जहां जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी, वो इलाके क्या कहलाएंगे, पाकिस्तान के भूभाग कहलाएंगे। वो पाकिस्तान का इलाका होगा और बाकी जो बचा हुआ ब्रिटिश भारत रहेगा वो भारत का में हो जाएगा, भारत का हिस्सा कहलाएगा। अब देखिए कुछ समस्याएं आई थी, वो समस्याएं क्या क्या थी, उन समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, समस्याएं क्या क्या थी, विभाजन के दौरान समस्याएं क्या थी। सबसे पहली जो समस्या, सबसे पहली जो परेशानी हमें देखने को मिलती है वो क्या थी, पूर्ण रूप से मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र न होना। देखिए अब क्या है कि आप देखेंगे इधर वाला और ये वाला, ये हाँ ठीक है भाई, मुख्यतः यहाँ पे मुसलमान रह रहे थे। पर अभी तक का मतलब क्या है, 14-15 अगस्त 1947 से पहले तक हम सब एक साथ रह रहे थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रह रहे थे। तो कोई एक ऐसा स्पेशल ये एरिया नहीं था कि हाँ भाई इस वाले एरिया में तो सारे के सारे मुसलमान ही रहते हैं और इस वाले एरिया में भी सारे के सारे मुसलमान रहते हैं और इस बाकी बीच में तो एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो था नहीं। तो पूर्ण रूप से मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र ना होना, कि पूर्ण रूप से पूरी तरीके से कोई भी ऐसा क्षेत्र या एरिया नहीं था जहां पे मुसलमान ही मुसलमान हो। भाई इस वाले एरिया में भी आपको बीच में कहीं ना कहीं हिंदू सिख मिल जाएंगे, इस वाले में मिल जाएंगे, और इस वाले में बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमान भी मिल जाएगा, क्योंकि पहले तो सब मिलजुल करके रह रहे थे ना, पहले तो सब मिलजुल करके रह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूर्ण रूप से मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र ना होना। तो अब बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। जब ब्रिटिशर्स ने धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाया, जहां जिस धर्म की ज्यादा बहुसंख्या होगी, संख्या होगी, उनको हम क्या करेंगे, वो वाला क्षेत्र दे देंगे। तो पर अब ऐसा क्षेत्र मिल ही नहीं रहा है कि कहां दे, किसको दे। ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। तो भाई ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। ठीक है, ये वो 2 इलाके हैं जहां पर आबादी ज्यादा है भाई, और पूरे इंडिया की तुलना में आप देखेंगे तो इन इलाकों में क्या थी, थोड़ी सी आबादी मुसलमानों की ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। 2 इलाके बताए हैं, तो एक इलाका कहां, पश्चिम में जहां पर आज का मौजूदा पाकिस्तान है, और एक इलाका पूर्व में जहां पर आज का मौजूदा बांग्लादेश है। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। देखिए भारतीय भूभाग को तो फिर और ब्रिटिशर्स ने तो बांटने की कोशिश कर ली थी कि रजवाड़े चाहे तो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। फिर हमें पटेल जी को याद करना पड़ेगा कि पटेल जी ने एकता के सूत्र में बांध दिया हम लोगों को। ठीक है, तो अब ये देखते हुए देखा गया कि भाई पश्चिम में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और पूर्व में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो मुसलमानों को मतलब पाकिस्तान को 2 सीमा क्षेत्र दिए जाएंगे। एक को हम कहेंगे पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे इंग्लिश में वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, और एक को कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान। तो 2 सीमा क्षेत्र किसको दिए गए, पाकिस्तान को दिए गए। क्यों, क्योंकि इन इलाकों में क्या था, मुसलमान की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, और जो बाकी का एरिया है, बाकी का क्षेत्र है, वो किसका है, भारत का। फिर दूसरी समस्या क्या थी, कुछ मुसलमान पाकिस्तान के विरोध में थे। तो सभी मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि भाई ये भारत का विभाजन हो, वो तो चाहते थे नहीं यार, जैसे हम आज तक रह रहे हैं वैसे ही आगे रहेंगे,
कोई लड़ाई झंगा कुछ नहीं होगा, मस्त रहेंगे। ये बंटवारा करो ही मत। ये मुस्लिम लीग ने जो द्विराष्ट्र थ्योरी सिद्धांत दिया, ये गलत दिया इन्होंने, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। किसने कहा दो कौम है, या हम तो एक हैं, ये ऐसा होने नहीं चाहिए। तो सारे के सारे मुसलमान भी पाकिस्तान के सपोर्ट पे नहीं थे कि भाई पाकिस्तान बने, कुछ पाकिस्तान के विरोध में भी थे। मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। तो जहां जहां पर मुस्लिम बहुल हो, जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, वहां पे हर इलाका पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहता था कि भाई हम पाकिस्तान में चले जाए क्योंकि मुसलमान सारे वहां तो हम भी वहीं जाएं, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। यह है खान अब्दुल गफर खान जी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आपको भी दर्शाऊंगा मैप में, मानचित्र में। जैसे कि आप ऊपर इंडिया है पूरा, और इंडिया के इधर वाला जो इलाका है, जैसे भाई ये इंडिया है, ओके। पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या, पश्चिम प्लस उत्तर, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। पश्चिम उत्तर, देखिए ये चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है, ये चार दिशाएं होती हैं। इसके यहां पर जो बीच वाला इलाका है ये क्या कहलाएगा, पश्चिम उत्तर। तो यहां पे जैसे यहां पर हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है, और इस जम्मू कश्मीर के पास छोटा सा ऐसा इलाका है जिसको क्या कहा जाता है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। सीमा प्रांत बिल्कुल, क्योंकि फ्रंटियर है, बिल्कुल आगे है, सीमा पर है। तो प्रांत राज्य, तो एक ऐसा राज्य जो पश्चिमोत्तर पर सीमा पर है, वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है। वहां पर भी मुस्लिम संख्या ज्यादा थी, और वहां के निर्विवाद नेता, निर्विवाद नेता मतलब उनको लेकर के किसी को कोई विवाद नहीं हो, उनको सबने चुन रखा एक ऐसा नेता, कोई उन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, ये हमारे नेता कैसे। तो निर्विवाद नेता कौन थे, खान अब्दुल गफर खान जी। तो ये चाहते थे कि ये वाला इलाका है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत वाला इलाका है, ये पाकिस्तान में ना मिलाया जाए, और ये जो विभाजन हो रहा है ये विभाजन ही नहीं होना चाहिए। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी, और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तो सीमांत गांधी के रूप में मतलब गांधी जी के बहुत क्लोज थे, गांधी जी को मानने वाले थे, और उनको सीमांत गांधी के नाम से लोग जानते थे। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सीमांत क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस एरिया के कारण, वो उस एरिया में रहते हैं। सीमा प्रांत हमने पढ़ा, तो सीमांत गांधी कहा जाता है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। और अब भाई इतनी संख्या बोल रही है पाकिस्तान पाकिस्तान, और इतने से कुछ लोग बोले नहीं 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 नहीं, तो इतने से कि कौन सुनता है। तो यही खान अब्दुल गफर खान जी के जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है, बोल दिया जाता है नहीं, ये इलाका जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान में ही मिलाया जाएगा, और उसको मिला दिया गया। खान अब्दुल गफर खान जी को 1987 में 1987 में भारत रत्न भी दिया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत रत्न भी दिया गया, कब दिया गया, 1987 में दिया गया है। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है, 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत भारत में हुई है। भारत रत्न का मतलब ये होता है देश का सर्वोच्च जो अवार्ड है, जो इनाम है, वो है भारत रत्न। मतलब आप एक देश के लिए क्या है, फिर रत्न है, आप डायमंड है, आप हीरा है, और किसको मिलता है, जो देश के लिए कुछ बेहतरीन काम करते हैं उनको मिलता है। तो 1987 में खान अब्दुल गफर खान जी को भारत रत्न दिया गया। और कब से शुरुआत हुई है भारत रत्न की, 2 जनवरी 1954 से हुई है। अब आज आप एक टास्क ये करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सबसे पहले वो 3 लोग कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था। सबसे पहले वो 3 लोग कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है, मुस्लिम बहुल प्रांत के कुछ हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी। देखिए, अब हमने कहा कि भाई पश्चिम में हमें ज्यादा मुसलमान देखने को मिल रहे हैं, पूर्व में इन कुछ इलाकों में हमें ज्यादा मुसलमान देखने को मिल रहे हैं, पर इन कुछ जहां पर मुसलमान ज्यादा संख्या में है उनके कुछ इलाकों में भी क्या हो रहा है कि गैर मुस्लिम आबादी है। जैसे कि यहां पर पूरे में क्या है, मुसलमान है, पर मान लो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर हो सकता है कि सिख ज्यादा हो सकता है, इस वाले एरिया में हिंदू ज्यादा हो सकता है, इस वाले एरिया में और कोई जो समुदाय जैसे बुद्धिस्ट जो भी है वो हो सकता है। तो जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां के कुछ इलाकों में भी क्या है, गैर मुस्लिम आबादी है। गैर मुस्लिम आबादी का मतलब है जो कि मुसलमान ना हो, जो कि हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो। तो ये भी समस्या थी। अब ये कैसे बांटे, क्या अब ये वाला इलाका इंडिया को दे दे और ये बाकी इलाका पाकिस्तान को दे दे, ये वाला इंडिया को दे दे, बाकी पाकिस्तान को दे, तो कैसे किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। यहां पर भी ऐसा ही था, बीच में कहीं पर हिंदू कहीं पर सिख, तो विभाजन किस प्रकार से किया जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को आ रही थी।
ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था उसका पश्चिम और पूर्व में जो मुस्लिम बहुसंख्यक के इलाके काफी में क्या था, गैर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी। मतलब इस इलाके में क्या था कि जैसे हिंदू ज्यादा जनसंख्या में हो गए, इसमें ज्यादा जनसंख्या में हो गए। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 1000 बच्चे। अब उन 1000 बच्चों में से मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई 600 बॉयज हैं और 400 गर्ल्स हैं। 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई पूरे स्कूल में बहुसंख्यक कौन है तो आप क्या कहोगे? लड़के बहुसंख्यक। पूरे स्कूल में कौन है? लड़के बहुसंख्यक। पर मैं बात करूं क्लास 12 की, क्लास 12 के आर्ट्स में टोटल जो है वो अपने पास 60 बच्चे हैं, मैं मान लेता हूं। अब इन 60 में से क्या हुआ कि 40 गर्ल्स हैं और 20 ही लड़के हैं। अब यह पूछो कि भाई आर्ट्स की 12वीं कक्षा में कौन बहुसंख्यक है, तो लड़कियां कहोगे। तो यह बस उसी तरीके का सीन है कि पूरी स्कूल में तो कौन है बहुसंख्यक? लड़के हैं। मतलब इस वाले पूरे इलाके में तो बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान है। पर कुछ इलाकों में जैसे कि क्लास 12 में हो सकता है, क्लास 9th में लड़कियां हो सकता है क्लास 1st में लड़कियां बहुसंख्यक हो। तो कुछ जगह पर क्या थी? लड़कियां बहुसंख्यक थी। मतलब जो गैर मुस्लिम थे वो बहुसंख्यक थे। ओके, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। मतलब ये कहा गया कि बिल्कुल नीचे के लेवल तक जाकर के भी क्या है, बंटवारा करा जाएगा, धार्मिक बहुसंख्या को देखा जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि किस प्रकार से कौन सा इलाका किसके अधीन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में है। ठीक है, तो काफी लोगों को नहीं पता था अब भी हम जहां खड़े हैं वो हिस्सा भारत का होगा या पाकिस्तान का होगा, और हमें किधर रहना, हमें किधर जाना लोगों को नहीं पता। और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होगा तो लोगों में भगदड़ मच जाएगी, वो इधर से उधर भाग जाएंगे। काफी हजारों लाखों की संख्या में लोग मर जाएंगे। काफी माताओं बहनों के साथ जबरन रेप किया जाता है, उनको जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है। काफी बच्चों के सिर पे से अपने माता पिताओं का हाथ उठ जाता है, वो लापता हो जाते हैं, उनको नहीं पता है। काफी एक दूसरे से धार्मिक आड़ में मारे जाते हैं कि नहीं भाई तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, वो दूसरे धर्म के उनको मार के चले जाते हैं। बहुत 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 दुखदायक विभाजन होता है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ कवियों ने कहा है कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, दिलों का बंटवारा हुआ है। जिस दिल में जो दो लोग हैं वो भाई भाई बनकर रहते थे, आज वो बंट चुके हैं। तो वही स्थिति, और लोगों को सच में नहीं पता था कि हम कहां खड़े हैं, और फिर जब वो एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। तो पंजाब वाला एरिया और बंगाल वाला एरिया, यहाँ का जो बंटवारा हुआ सबसे बड़ी त्रासदी, मतलब सबसे बड़ी ट्रेजेडी वाली घटना थी जो इन इलाकों का बंटवारा होना। अब लास्ट प्रॉब्लम थी अल्पसंख्यकों की। अब अल्पसंख्यकों की कैसे परेशानी थी देखिए। अब जैसे कि पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान। तो अब वहां पर अल्पसंख्यक कौन हो गया? भाई हिंदू और सिख। भाई ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दे दिया गया। हाँ, अब इन लोगों ने तो चलो भाई पाकिस्तान की मांग कर ली और ये मान लिए। अब मान लो वहां पे कोई हिंदू और सिख रह गया, बोले नहीं नहीं यार अपन तो यहीं रह जाएंगे, तो अब वहां पर वो अल्पसंख्यक रह गए। और यहाँ पर इंडिया में अल्पसंख्यक कौन रह गया? मुसलमान अल्पसंख्यक रह गया। तो ये जो अल्पसंख्यक रह गए इन देशों में, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ कैसा बर्ताव होगा, वो सबसे बड़ी चिंता थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ठीक है, इधर कौन था? हिंदू और सिख अल्पसंख्यक था, और यहाँ पे मुसलमान। भारत में देखिए हिंदू और सिख क्या थे? बहुसंख्यक थे, इनकी संख्या ज्यादा थी, और मुस्लिम क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। पाकिस्तान में क्या था? मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू और सिख क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। आप ऐसा फ्लोचार्ट बनाइएगा जरूर। ओके, तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन बहुसंख्यक था और कौन अल्पसंख्यक। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा मुसलमान लोग रहते थे, पर अब वो इलाके तो हम दे नहीं सकते, तो फिर उनको क्या है, पाकिस्तान जाएंगे। वो जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उस जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। अब जो लोग पाकिस्तान वाले इलाकों में जो हिंदू और सिख उनके पूर्वज इतने समय से रहे, आज वो वहीं विदेशी बन गए। इस भारत वाले इलाकों में जो मुसलमान आज तक बिल्कुल एक अपना घर समझ करके रहे, वो आज विदेशी मान लिए गए, उनको वहां से निकाला गया, भेजा गया, ब्रिटिशर्स ने
सब दोनों एक तरफ से सब लड़ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। अब जैसे ही पता चला कि बंटवारा होने वाला है तो धर्म के नाम पे लड़ाइयां शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए, एक दूसरे को मारा जाने लगा कि तो इस धर्म का है तो उस धर्म का, मतलब जैसे ही पता चला कि हमारे अपोजिट धर्म का है वैसे उसको मार दिया जाता था। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। किसी को भी यह नहीं पता था कि यह बंटवारा जो हो रहा है ये इतना बड़ा लेवल की त्रासदी या ट्रेजेडी हमारे लिए खड़ी कर देगा, इतना दुख हमें देगा और इतना समस्या खड़ी कर करके जाएगा। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। अब इस कठिनाई से कैसे बचा जाए, कैसे उबरा जाए, किसी के पास कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। तो जो बड़े बड़े नेता थे उनको लगता था यार कुछ समय के लिए हिंसा थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने में, बाकी फिर ये रुक जाएगी। पर समय के साथ धीरे धीरे वो हिंसा बढ़ती गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, फिर ना सरकारें कंट्रोल कर पाई ना और कोई कंट्रोल कर पाया। पर मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती कि यह शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा हो जाए तो कर सकते थे। यार आप 200 सालों तक जब हम पे डंडे चला चला करके हम पे राज कर रहे हो, हम पे शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने और शांति स्थापित नहीं कर सकते? बोले नहीं, जिसको उस इलाके में जाना है शांतिपूर्ण तरीके से जाए, जिसको इस इलाके में जाना है शांतिपूर्ण तरीके से जाए। अगर वो चाहते तो शायद इतनी त्रासदी नहीं होती, पर वो तो चाहते ही ये थे कि ये लोग मरे, ये लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर ना देख सके। देश को तो बांट ही गए, लोगों को भी बांट दिया और अब बस इनको मारने के लिए छोड़ दो। बहुत बुरी हालत ब्रिटिशर्स करके। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटे की मोहलत के भीतर करना पड़ा। तो अब काफी जगहों से तो क्या है, ऐसे ऐलान हो गए कि भाई ये वाला इलाका इस देश का हो चुका है, आप यहां से इसको घर छोड़ करके चले जाए। कुछ समय की मोहलत दी गई, कुछ समय के लिए उनको छूट दी गई और लोग वहां से चले गए। काफी जल्दी अपने सामान आमान सब कुछ छोड़ करके वहां चले जाते हैं और दूसरे सीमा क्षेत्र में जाकर के रहना शुरू करते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विभाजन के परिणाम। ये जो विभाजन होता है इसका क्या क्या परिणाम होते हैं वो जानेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये जो कहानी है हमारे भारत की आज़ादी की और जो पहला हमारी चुनौती है एकता, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लग रहा है आपको ये 12th के लेक्चर्स, आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल पर आपको चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो मन लगा करके, जी जान लगा करके तैयारी करते रहिए और 12th टॉप करिए और आपके माता पिता का, खुद का और इस राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस करिए और पढ़ते रहिए। और अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवा दें, ज़्यादा शेयर कर दें, रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो अच्छा नॉलेज है वो सब तक पहुंचना चाहिए, जो हमारे देश की जानकारी है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। और इन कोर्स के अलावा भी आपको हट करके कभी कभी स्पेशल वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का आपको मिला, करियर ऑप्शन का आपको मिला, ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के पास आएंगे। तो इसलिए ये जो हमने शुरुआत करी है ये रुकनी नहीं चाहिए। अब जाओ फैला दो दूर दूर तक फैला दो कि हाँ भाई अब आर्ट्स का चैनल भी आ चुका है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।